गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन फ्रॉम इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद। आज हम भारत के दूसरे विशाल साम्राज्य और महान साम्राज्य, जिसको इतिहास में गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, इसके तीसरे भाग के अंतर्गत हम आज छोटे छोटे साम्राज्यों को एक विशाल साम्राज्य में बदलने वाले महान शासक सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से इसको और ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य के जो शासक हैं जिनका नाम सम्राट समुद्रगुप्त है, उन्होंने किस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और इस मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो कलर वाला भाग है उस भाग को उन्होंने जीता, यानी कि एक संपूर्ण साम्राज्य की स्थापना भारतवर्ष के अंदर उन्होंने की। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे अधिक उपाधि धारण करने वाला महान दिग्विजय शासक सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। यानी कि इतिहास में सबसे ज़्यादा जो उपाधियाँ धारण की हैं, जो उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं, वो हैं सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा है। यहाँ पर उन्होंने सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा घोषित उत्तराधिकारी था, जो अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और वह गुप्त वंश का चौथा शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. इस्मत उनके बारे में लिखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने लिखा है कि वह भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा गुण संपन्न सम्राट था। वह महान विजेता तथा रणकुशल योद्धा था। उनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। उसके अनेक पुत्र थे, जिनमें रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय अधिक प्रसिद्ध थे तथा उन्होंने समुद्रगुप्त के बाद शासन संभाला। समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी, यानी कि जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यानी कि इसके दो नाम हैं, एक नाम इतिहास में आता है, किताबों में आता है प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा नाम है इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कि 36 फुट गोल स्तंभ के रूप में आज भी अवस्थित है। ये देखिए, ये चित्र है, ये दिल्ली के मेहरौली में ये इसका एक चित्र है, जो कुतुब मीनार के पास में ये अवस्थित है। इसमें देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सचिव या मंत्री हरिसेन द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा की चिंपू शैली में की गई थी तथा उस पर 32 पंक्तियों को काव्य रूप में लिखा गया है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं कि जो 32 पंक्तियाँ थी, इनमें कुछ गद्य शैली में थी और कुछ पद्य रूप में भी मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, स्तंभ लेख जो है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वह स्थान है मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से, जिसकी खोज 1875 में कनिंघम द्वारा की गई थी। इतिहास में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो समुद्रगुप्त के द्वारा की गई, उसको एक उपाधि जो दी गई, यानी कि जो इतिहासकार बताते हैं, जो उसको कहा गया कि वह 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी उपाधियाँ, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इतिहास में सबसे ज़्यादा उपाधियाँ प्राप्त करने वाला जो शासक रहा, जो शूरवीर रहा, उसका नाम था सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिएगा कि उसने किन किन क्षेत्रों पर
अपना आधिपत्य स्थापित किया और किस प्रकार से राजाओं को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने प्रथम आक्रमण आर्यव्रत यानी कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था उस पर किया और उसके बाद उसने दक्षिण पंथ यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यानी कि पहला आक्रमण उसने उत्तर भारत पर किया, लेकिन वहाँ के राजाओं को उसने बंदी नहीं बनाया, उसके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, बल्कि केवल उनको अधीनता में लेकर के उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपना रुख किया दक्षिण भारत की तरफ और उसे जीतकर उसने पुनः आर्यव्रत पर दोबारा आक्रमण किया। ये आक्रमण दोबारा इसलिए किया गया कि जब वह दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, वहाँ पर विजय प्राप्त कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के जो राजा थे उन लोगों ने आपस में फिर दोबारा एकत्रित होकर समुद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया। तो जब उसको सूचना मिली तो वह तुरंत दक्षिण भारत की विजय को अधूरा छोड़ करके वापस गया, यानी कि उत्तर भारत पहुंचा और उसने जो राजा थे उन सब का उन्मूलन किया और वहाँ के शासकों का उन्मूलन किया। उसके बाद उसने आटविक शासकों, दक्षिण राज्य के संघों, सीमांत प्रदेश को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु मजबूर किया। यानी कि यहाँ पर सब चीज़ मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताई हैं कि उसने आटविक शासकों को भी, दक्षिण राज्य के संघों को भी, सीमांत प्रदेशों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु मजबूर किया। यानी कि ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और आटविक शासक और दक्षिण राज्य के संघ और सीमांत प्रदेशों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने मजबूर किया। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत में किए गए सर्वप्रथम युद्ध को आर्यव्रत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उसने 9 आर्यव्रत शासकों को पराजित किया। जैसे कि मैंने अभी बताया, उत्तर भारत में जब उसने दोबारा आकर के आक्रमण किया तो वहाँ पर उसने 9 आर्यव्रत शासकों को पराजित किया और पराजित ही नहीं किया बल्कि उनको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा देखते हैं कि उसने दक्षिण व्रत शासकों का उन्मूलन किया, यानी कि जो दक्षिण भारत के जो शासक थे उनका उन्मूलन किया जो उसके विरुद्ध सर उठा रहे थे। इसी कारण समुद्रगुप्त को प्रसवोद्धारण भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि उसने आटविक शासकों पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण उसको आटविक राज कहा जाता है। ये सब चीज़ें विद्यार्थियों आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। कई अभिलेखों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त को सर्वराज्योच्छेता कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला। समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक था जिसने अपने विरुद्ध उठने वाले प्रत्येक विद्रोह का दमन किया, प्रत्येक विद्रोह को दबाया। अपने सामने उसने किसी भी को भी सर उठाने नहीं दिया। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य की सीमाओं को पूर्व, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम तक फैलाया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर के पश्चिम में चंबल नदी तक फैला हुआ था। यानी कि एक बड़ा विशाल साम्राज्य वो उसका फैला हुआ था, जो उसने एक अजेय साम्राज्य स्थापित किया। अधिकतर राजाओं ने उसकी नीति को देख करके, रणकुशल को देख करके, उसके योद्धा स्वरूप को देख करके बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसीलिए उसे अजेय शासक भी माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को इसी कारण पराक्रमांक भी कहा गया है। आगे देखिएगा कि समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में जानकारी मुद्राओं पर अंकित लेखों से होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ये केवल एक शूरवीर शासक ही नहीं था, महत्वाकांक्षी शासक ही नहीं था, बल्कि संगीत प्रेमी भी था, साहित्य प्रेमी भी था। तो वीणा वादन प्रकार की मुद्रा, यानी कि एक मुद्रा जो प्राप्त होती है, जो वीणा वादन प्रकार की मुद्रा है, उस मुद्रा पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये एक बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है और जिससे उसके संगीत प्रेमी होने की ओर संकेत मिलता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त को व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा पर आखेट खेलते हुए दिखाया गया है, जो उसके आखेट प्रेम को प्रकट करता है। मुद्राओं पर अंकित लेखों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी,
यानी कि एक विशाल साम्राज्य का जो शासक था उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि एक राजा, एक शासक, एक वह शासक जो साहसी शासक रहा, योद्धा रहा, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण ना की हो। इसके अलावा वाकाटक लेखों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का तत्पाद परिग्रहित शब्द से भी संबोधित किया गया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित शब्द से भी संबोधित किया जाता था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने ही सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ को पुनः आयोजित किया था। उसके उपलक्ष्य में उसे अश्वमेधाहर्ता की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। प्रत्येक उपाधि को यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है, जानना है कि समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र लेखों में समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेधायाजिन कहा गया है, जिसका अर्थ है कई अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध कथन आपके सामने यहाँ पर है, वो प्रसिद्ध कथन है, देखिएगा यहाँ पर कि समुद्रगुप्त को यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा गया है। यानी कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं V.A. स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कथन आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये कॉइन है जो अश्वमेध यज्ञ के समय में जारी किया गया था। सोने की ये मुद्रा है, ये सिक्का है जो उस टाइम में चलन में आया था, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित किया गया। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि सामंतवाद का प्रारंभ समुद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज तथा बहुकवि रचयिता भी कहा जाता है। यानी कि ये केवल एक शासक ही नहीं थे बल्कि साहित्य प्रेमी भी थे, संगीतकार भी थे, वो कविताओं के बहुत शौकीन थे, इसीलिए उनको कविराज भी कहा गया और बहुकवि रचयिता भी कहा गया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु समुद्रगुप्त के ही दरबार में मंत्री थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त का महादंडनायक हरिसेन था, यानी कि जो उनका सचिव था, उनका मंत्री था हरिसेन, वह महादंडनायक भी था और साथ साथ वह एक प्रसिद्ध विद्वान भी था और संस्कृत भाषा का महान कवि भी था। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरिसेन कौन था, या समुद्रगुप्त के समय में जो कवि था उसका नाम बताइए या उसका नाम लिखिए। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। जो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर या चार दीवारी भी कहा जाता है, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म का संरक्षक, धर्म का प्राचीर, यानी कि एक ऐसा किले की दीवारें बनाने वाला, चार दीवारें बनाने वाला जिसको कोई भेद नहीं सकता। यानी कि जो समुद्रगुप्त था वह वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अपने धर्म को मानता हो, वह सभी धर्मों का पालन करने वाला था, सबको वो प्राश्रय प्रदान करता था, वह किसी भी धर्म के मानने वाले को किसी प्रकार का हित नहीं करता था। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम गुप्त वंश का शासक था, यानी कि पहला शासक था समुद्रगुप्त जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 8 प्रकार की सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया, यानी कि उस समय में उसने 8 प्रकार की सोने की मुद्राओं को चलाया, जिसमें गरुण प्रकार की और वीणा प्रकार की मुद्रा सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित थी। अपने विजयी उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा नए सिक्के चलाए जिन पर अंकित था, यानी कि सिक्कों पर उस समय में यह अंकित किया गया था कि पृथ्वी विजय के पश्चात अजय एवं शक्तिशाली महाराजाधिराज ने स्वर्ग विजय की। यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ें सामने आती हैं, एक तो दिग्विजय जो उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत करके प्राप्त की, और दूसरी वो जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ करके उसने सभी धर्मों के मानने वालों को अपने राज्य में सम्मान प्रदान किया। तो इसीलिए यहाँ पर उसको कहा गया कि वह केवल कोई एक धर्म का मानने वाला नहीं था, या वैष्णव धर्म का या ब्राह्मण धर्म को प्राश्रय देने वाला नहीं था, बल्कि वह
जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को समान रूप से प्राश्रय दिया करता था। और जो विभिन्न प्रकार की उसकी विजय हैं, उन विजयों के आधार पर उसको अजय और शक्तिशाली कहा गया और महाराजाधिराज कहा गया कि उसने केवल राज्यों को नहीं जीता, बल्कि उसने अपने प्रजा के दिल को भी जीता। उसने केवल दिग्विजय ही नहीं की, बल्कि धर्म विजय भी की और सभी लोगों को अपना धर्म स्वीकार करने और मानने का उसने सम्मान दिया और आश्रय प्रदान किया। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त शस्त्रों एवं शास्त्रों दोनों का महान ज्ञाता था, यानी कि वह केवल एक ही क्षेत्र में ही प्रसिद्ध नहीं था कि केवल सम्राट ही हो, जैसा कि अशोक के समय में था। जबकि अशोक से ज़्यादा महान जो माना जाता है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो मैं कहीं ना कहीं ये पाता हूँ किताबों में पढ़ करके कि समुद्रगुप्त अशोक से ज़्यादा महान राजा रहा है। समुद्रगुप्त क्योंकि शस्त्रों का भी ज्ञाता था और शास्त्रों का भी ज्ञाता था और उससे लाख गायों का दानी कहा जाता है। उसने जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उसने 1 लाख गायों को दान किया था। वह बलिष्ठ शरीर का व्यक्ति था तथा उसका शरीर आकर्षक शरीर सैकड़ों घावों से भरा हुआ था, इसीलिए उसे विक्रमांक भी कहा जाता था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही उदार और विनम्रता प्रकट करता था। साथ ही अपने जीते हुए राज्यों के शासकों के प्रति भी उदार व्यवहार उसने प्रकट किया। यहाँ पर देखिएगा, जो शब्द यहाँ पर प्रयोग में आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह अपने जीते हुए राज्यों और उनके राजाओं के प्रति कभी भी उसने कोई त्रुटिपूर्ण बात नहीं की, किसी प्रकार का कोई अपना दंभ नहीं दिखाया, अपने शूरवीर होने का कभी घमंड या गर्व नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने जीते हुए जो राज्य थे उनके शासकों को लगातार प्राश्रय भी प्रदान किया। यहाँ पर कई जगह ये आता है कि उसने जो राज्य जीते उनको वापस उसने उसको लौटा दिया, केवल अपनी अधीनता में उसको लिया और उसको लौटा दिया और बराबर अपना साम्राज्य चलाता रहा। तो इसीलिए उसमें कहा जाता है कि उसने राजाओं के प्रति भी उदार व्यवहार प्रकट किया। उसने छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक सूत्र में बांधा, यानी कि जो अलग अलग राज्य, जो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे उन पर जो राजा थे वो शासन क्या करते थे, तो उसने केवल ये किया कि भारत जो है वो एक सूत्र में बन जाए, एक डोरी में बन जाए। ये जो अलग अलग साम्राज्य बटे हुए हैं, ये भारत जो है ये एक विशाल साम्राज्य है, वो उसी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और उसने इस काम को किया भी। और उसने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के स्वप्न को साकार किया, यानी कि जो अधूरा कार्य उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम छोड़ कर गए थे उसको इस महान सम्राट ने पूरा किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न लगभग 40 तथ्यों के माध्यम से मैंने आपको समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बताने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ऐतिहासिक यात्रा को ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे, जाने होंगे और साथ साथ उसको आत्मसात भी किया होगा। मैं विद्यार्थियों से और सभी जो शिक्षक गण हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे केवल एक ही बात कहता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनको आप केवल 5 बार 5 दिन के अंतराल से देखिएगा। बाकी उसको देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप 5 दिन के अंतराल पर उसको 5 बार देखिएगा और वो अपने आप ही आपके माइंड में, आपके जहन में बैठती हुई चली जाएंगी। तो ये सब तथ्य आपके सामने, जो 40 तथ्य हैं समुद्रगुप्त के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ज़रूर समझे होंगे, जाने होंगे और उसको आत्मसात जरूर किया होगा। मैं अपना ये लेक्चर यहीं पूरा करता हूँ और आपके सामने बहुत जल्द जो अगला पार्ट है, पार्ट 4 बहुत जल्द आपके सामने आएगा, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में है। तो विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।